Today we are going to discuss our lecture number 2 of unit number 1. In this unit, in this lecture, we will discuss about some of the organelles, right? So let's discuss. Start करते हैं ये question से, and the question is, it's an elaborate and tube-like system of lipoproteins. जी, ऑप्शन ए है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन सी इज गोल्जी अपरेटस, एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस. जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो अगर आप देखिए तो ये कह रहे हैं इट्स एन इलैबोरेट, फैला हुआ है, एंड ट्यूब लाइक सिस्टम है. इट्स ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ व्हाट? लिपोप्रोटीन. ऑब्वियसली सारी मेम्ब्रेन्स लिपोप्रोटीन की आपने पढ़ा कि बनी होती हैं, राइट? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? व्हाट इज दैट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि आपको आइडिया है कि ये पूरा सिस्टम जो है ये फैला होता है ट्यूब्यूल्स का. सो टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसमें अगर आप देखें वर्ड आ रहा है एंडो, और एंडो मीन इनसाइड. सो एंडो मीन इनसाइड, और जो प्लाज्मिक का वर्ड आ रहा है दैट ऑब्वियसली फॉर साइटोप्लाज्म, और इसमें जो रेटी का वर्ड है दैट मीन्स नेटवर्क, राइट? तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी उतरेगी. देखिएगा क्या है, हम कहेंगे इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स that extends throughout cytoplasm, right? Throughout cytoplasm. ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ एक नेटवर्क है. सो नेटवर्क ऑफ किस चीज़ का भला? नेटवर्क ऑफ चैनल्स की बात की जा रही है. और आपको पता है ये जो चैनल्स हैं ये हम बात करेंगे सिस्टर्नी की, राइट? सो नेटवर्क चैनल्स दैट एक्सटेंड्स, जो फैला हुआ है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये नेटवर्क फैला हुआ है. इन दिस वे यू कैन सी ओवर हियर, सपोज दैट हमारे पास एक सेल है, राइट? और अभी से इस सेल के अंदर आपने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस है. दिस वन इज अ न्यूक्लियस. और इसमें अगर आप देखें यहाँ पर एक ट्यूब्यूल्स की तरह का इस तरह एक सिस्टम्स है, राइट? एंड ऑब्वियसली दिस एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, दिस वन, राइट? अब याद रखिएगा ये पूरे का पूरा हमारे पास जो सिस्टम है दिस इज नोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको हम ER से एब्रीवेट कर रहे हैं. और आपको आइडिया है ये जो इसका पार्ट है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो पार्ट है आपने पढ़ा दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ ये किसके साथ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक्सटेंड है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला होता है, ठीक है? अब इसका एक जो पार्ट है, इफ यू सी दिस सिंगल पार्ट, ये जो सिंगल एक पार्ट है इसको हमने नाम क्या दिया हुआ? दिस इज नोन एज सिस्टर्नी, राइट? ये सिस्टर्नी. अब इसकी शेप के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अपीयरेंस वाइज ये वेरी कर सकता है. सो व्हाट इज द अपीयरेंस? अब याद रखिए अपीयरेंस वाइज ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आ सकती हैं इसे सिस्टर्नी की. इट कैन बी लैमिली, ये लैमिली शेप का भी हो सकता है, और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर. ट्यूबुलर मीन इस तरह ये लंबी लंबी ट्यूब्स की तरह की है, और वेसिकल इट लुक्स लाइक इन दिस वन, ये वेसिकल शेप के अंदर भी आ सकती है, और लैमिली मीन इस तरह कोई रैंडमली शेप भी आ सकती है जैसे ये हमने ड्रा किया, राइट? तो ये ट्यूब्यूल्स भी हो सकती है. ट्यूब्यूल्स कैसे? अगर आप देखें इस एक पार्ट को, तो आप देखें अगर हम इसको जोड़ दें इन दिस वे, तो इस तरह करके ये फ्यूज हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? इट विल लुक्स लाइक अ ट्यूब्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर. लेकिन चूंकि हमने कहा है कि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क,
और आपको आइडिया है नेटवर्क मीन जो आपस में चीज़ें अटैच्ड होती हैं, ठीक है, नेटवर्क उसको बोला जाता है। तो ये आप देखें तो ये आपस में इस तरह अटैच्ड फॉर्म के अंदर है इन दिस वे, सही। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में हम इसको बोल रहे हैं। क्लियर? तो हम देखिए ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें जो सिस्टर्नी है ये क्या चीज़ होती है? सिस्टर्नी इज बेसिकली अ ट्यूबुलर एंड मेम्ब्रेन, ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, राइट, इट्स अ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो क्वेश्चन इज दैट के मटेरियल ऑफ ई आर is separated from cytoplasm by means of dash। आप ख्याल में किससे सेपरेट हो रहा है? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए अगेन आपके पास है जी आप सिस्टर्नी, ऑप्शन बी है आपके पास क्रिस्टी, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास टिट्यूब्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास क्रिस्टा। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो वी सी द राइट आंसर इज सिस्टर्नी, ठीक है जी बात। तो सिस्टर्नी से ही चीजें सेपरेट हो रही। तो इसके अंदर जो मटेरियल है, सपोज दैट कि ये इसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, ठीक। इसके अंदर भी ऑब्वियसली लिक्विड पार्ट होता है जो कि सेपरेट हो रहा है, किस चीज से सेपरेट हो रहा है? ऑब्वियसली बाहर मौजूद साइटोप्लाज्म से, राइट। तो ये आप देखें इसके अंदर ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक वो फॉर्म है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है, सपोज दैट दीज आर द राइबोसोम्स, राइट। सो दीज आर राइबोसोम्स। जिसके साथ आपने पढ़ा राइबोसोम्स अटैच होता है उसको हम कहते हैं RER। सो व्हाट इज RER? ऑब्वियसली इट्स अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जिसके साथ नहीं अटैच होता, आपने पढ़ा सपोज दैट ये पार्ट है, ठीक है, इन दिस फॉर्म, ये आपके पास है जी, दिस इज व्हाट, सपोज दैट दिस वन इज नोन एज, इसको हम कहेंगे जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसको नाम देंगे। क्लियर है बात जी? तो जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है ऑब्वियसली ये RER है, और जिसके साथ राइबोसोम नहीं अटैच आपने पढ़ा वो SCR है। सो दैट मीन्स के इसकी दो फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो फॉर्म्स, और फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इसकी दो फॉर्म हमने कहा, नंबर एक दैट इज नोन एज RER, और ऑब्वियसली दूसरे नंबर में हमारे पास है इसका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आपने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या डिफरेंस है? रफ इसलिए बिकॉज दे आर अटैच, दे हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग राइबोसोम्स, बट यहां पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। और ऑब्वियसली अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो डेफिनेटली मीन्स कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, राइट। सो इट इज इन्वॉल्वड इन, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक होगी बात भी। ऑब्वियसली ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर क्या अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच वन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, तो आपको आइडिया है कि SCR के जो फंक्शन है, नंबर एक ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी अगर कोई टॉक्सिक चीज बॉडी में चली जाती है उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जहरीली चीज को गैर जहरीली चीज में चेंज करता है, इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करना, राइट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा SER। और दूसरा आपने पढ़ा इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है जी, लिपिड मेटाबॉलिज्म। और याद रखिएगा मोस्टली ये लिपिड की एनाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लिपिड की एनाबॉलिज्म। तो यहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच, ठीक है, फॉर्म ऑफ ER इज इन्वॉल्व इन स्टीरॉइड प्रोडक्शन, स्टीरॉइड की जो प्रोडक्शन है वो किस में, कौन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए आपके पास RER, ऑप्शन बी है आपके पास SER, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास
RER एंड SER, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दिस। जी, क्या इसका राइट आंसर बनेगा? नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली अभी हमने कहा स्टीरॉइड्स की बात की जा रही है, एंड यू नो वेरी वेल कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं दे आर लिपिड डेरिवेटिव्स, राइट। तो लिपिड चूंकि ये SER का काम है, इसीलिए ऑब्वियसली हमारे पास राइट आंसर बनेगा दैट इज SER। ठीक है जी बात। तो हमारे पास ये है SER। इसके अलावा आपने पढ़ा ये और क्या काम करता है वाला, दिस आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। वो कैसे करेगा अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। और ऑब्वियसली नंबर 4 पे है दिस हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है जी, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी ये हेल्प आउट करता है, दैट इज ऑब्वियसली SER की बात की जा रही है। जैसे आपने मसल में पढ़ा होगा ये कि मसल में जो मौजूद होता है SCR, जिसको आप SR बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑब्वियसली वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इन मसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूजुअली फाउंड in the form of डैश। ऑप्शन ए है आपके पास SCR की फॉर्म में होता है, अगेन RER की फॉर्म में होता है, ऑप्शन सी है आपके पास SCR एंड RER दोनों की फॉर्म में हो सकता है, या फिर डी आपके पास, डी है जी फर्स्ट SCR एंड देन कन्वर्ट इनटू SCR, देन converted into RER। जी, what should be the right answer now? ऑब्वियसली आपने पढ़ा ये जो मसल में पाया जाता है are found in the form of muscle। ठीक है जी, मसल में जो चीज़ पाई जाती है डेफिनेटली इट विल बी SCR। ठीक है, आपको पता है SCR जो है ये जस्ट लाइक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, बिकॉज इट डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम ऑब्वियसली नहीं होते। ठीक है जी, तो आपने देखा ये इसके फंक्शन है। अब आपने पढ़ा कि राइबोसोम जो है, ये वाले राइबोसोम्स दे विल सिंथेसाइज द प्रोटीन। आई मीन ये देखिए ये सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन, सपोज दैट ये हमारे पास इसने सिंथेसाइज किया जी प्रोटीन को। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है तो इसने बाहर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है मटीरियल को इन दिस वे। ठीक है, ऑब्वियसली इधर से भी मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह ये ट्रांसपोर्ट होके आउटसाइड इसने मूव करना होता है। क्लियर? अब अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच फॉर्म विच इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच फॉर्म ऑफ ER is continuous with nuclear membrane, is continuous with the nuclear membrane। ऑप्शन ए है आपके पास अगेन SER, ऑप्शन बी है आपके पास RER, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास है जी SCR एंड RER दोनों ही अटैच्ड होती हैं, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास होल ट्यूबुलर सिस्टम, होल ट्यूबुलर सिस्टम अटैच्ड होता है। जी, क्या इसका आंसर आएगा? आपके ख्याल में कौन सी चीज़ है जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है? तो गौर कीजिएगा, आपने देखा ये राइबोसोम्स हैं दिस वे। ठीक है, तो ये राइबोसोम जो है ये चूंकि RER का पार्ट है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, राइट। तो कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है? तो याद रखिएगा इट इज SER अटैच होते हैं। ठीक हो कि बात जी? आपने देखा ये SER इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। चलिए यहाँ पर अगर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन है कि इन RER राइबोसोम्स, ठीक है जी, आर अटैच्ड टूवर्ड्स डैश साइड, टुवर्ड द डैश साइड। ऑप्शन ए आपके पास है जी साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ है, साइटोप्लाज्मिक साइड। ऑप्शन बी है आपके पास इनर साइड ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास इट इज डिस्पर्स्ड, इट इज
डिस्पर्स्ड। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपके ख्याल में ये जो राइबोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ, ये किस साइड पे हैं? क्या ये इसकी इनर साइड की तरफ से है या इसकी आउटर साइड की तरफ से है? राइट, तो गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, ये RER जोन से है दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस साइटोप्लाज्मिक साइड। ठीक है जी, सो दैट इज प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड। तो याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन दिस साइड। ठीक है, दिस साइड इज फॉर व्हाट? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्मिक साइड में आ रहा है। ठीक हो गया बात जी? तो याद रखिए, ये राइबोसोम इज टूवर्ड द साइटोप्लाज्मिक साइड। अब हम बात कर रहे थे कि RER का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, और गौर से देखिए, प्रोटीन की जो सिंथेसिस हुई है, अब ऑब्वियसली इसने अंदर तो नहीं ना रहना, इट हैज़ टू मूव। ठीक है, इसने मूव करना है। कहाँ से मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड द SCR, और SCR से याद रखिए क्या बनता है वाला, SCR से ये यहाँ से इस तरह करके ना ये वेजिकल्स की फॉर्म में, यानी सपोज दैट दिस वन, अब यहाँ पर ये प्रोटीन आई है, तो ये प्रोटीन यहाँ से इस तरह ये वेजिकल्स की फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं, दिस वन, ये ऐसे करके वेजिकल्स बनते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दीज आर नोन एज वेजिकल्स, या इसको आप बर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ बर्ड और वेजिकल। सही होगी बात भी? और अभी इसके अंदर क्या चीज आ गई वाला, ये प्रोटीन आ गई। अब ये वेजिकल्स यहां से फिर आउटसाइड द ये सेल जो है ना ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। राइट, तो आप देखेंगे जी इस तरह करके ये ट्रांसपोर्ट हो गए ये वेजिकल सारे। ऑब्वियसली मल्टीपल निकल रहे होते हैं, तो ये सारे वेजिकल जो है ना आप देखिए यहाँ पर इस तरह आगे इकट्ठे होते चले जाते हैं। राइट, मल्टीपल वेजिकल्स निकल रहे होते हैं। सो ये सारे इधर से भी ऑब्वियसली निकल सकते हैं इन दिस फॉर्म। सपोज कि ये आपके पास अगेन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ से भी ये चीज़ बाहर इस तरह निकल रही है। ठीक है जी, ये ऐसे करके बाहर निकली और सारे वेजिकल आप देखिए यहाँ पर आके इकट्ठे होते चले जाते हैं। क्लियर होगी बात भी? तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि करेक्ट पाथवे क्या है, एग्जैक्ट पाथवे ऑफ, सो रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज डैश। ऑप्शन ए है आपके पास SCR से RER और RER से गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस से बनेगा सपोज सेक्रेटरी वेजिकल्स। ठीक है जी, सेक्रेटरी वेजिकल्स, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास RER से SCR और SCR से गोल्जी अपरेटस और गोल्जी अपरेटस से देन सेक्रेटरी वेजिकल। अब मैं इसको SV लिख रहा हूं, राइट, सेक्रेटरी वेजिकल। और ऑप्शन सी है आपके पास गोल्जी अपरेटस से SCR और SCR से RER और ऑब्वियसली देन RER से सेक्रेटरी वेजिकल्स। और ऑप्शन डी है आपके पास RER से इट विल मूव टूवर्ड द SCR और SCR से ये बनते सेक्रेटरी वेजिकल्स, देन दे मूव टूवर्ड द गोल्जी अपरेटस। जी, क्या इसका राइट आंसर बनेगा? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर बन रहा है देखिएगा, RER ने बनाई प्रोटीन और आप देखिए किसकी तरफ जा रही है, टूवर्ड्स SCR, और SCR से ही जाएंगे इस तक, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये गोल्जी अपरेटस बन रहा है। इसको भी बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो याद देखिए एग्जैक्ट पाथवे शुड बी RER से SCR, SCR से गोल्जी अपरेटस और गोल्जी अपरेटस से देन क्या बन जाएगा बोला, सेक्रेटरी वेजिकल्स। आई मीन कि ये सेक्रीशन हो जाएगी इसकी, सेक्रेटरी वेजिकल मीन इसकी सेक्रीशन हो जाएगी। सही होगी बात भी? तो इस तरह याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहे होते हैं बोला, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपको पता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे? आप देखिए एक तरफ से इसने किसको पकड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को, और एक तरफ से किसको पकड़ा हुआ वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो ये एक तरफ से सेल मेम्ब्रेन और एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल अगर कॉन्स्टिट्यूट करता भी है तो ये ऐसे स्ट्रेट, देन ये इस तरह बैकवर्ड, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट, देन इस तरह बैकवर्ड आ जाती है। सही है? सो ये होल्ड करके रखता है चीज़ों को। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है वाला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर?
तो अब ये देखिए जितने भी वेजिकल निकल रहे हैं, याद रखिए सारे वेजिकल्स यहाँ पर आके ना फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाएंगे, डेफिनेटली ये एक अनदर ऑर्गेनेल बना देते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट हमारा पार्ट है गोल्जी ऑपरेटस। तो ये सारे वेजिकल देखिए इस तरह ये फ्यूज हो जाते हैं दिस वे। ठीक है, ये सारे वेजिकल ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने से ऑब्वियसली इसका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मौजूद क्या था भला, ऑब्वियसली इसके अंदर ये आने वाली थी प्रोटीन, सही। तो आप देखिए इसके अंदर ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स भी हैं। अब चूंकि एससीआर का इटसेल्फ काम है लिपिड को मेटाबोलाइज करना, तो याद रखिए इसके अंदर कहीं कहीं इस तरह करके सपोज दैट ये हमारे पास ये लिपिड्स है। ठीक है, तो कहीं कहीं लिपिड्स भी होगा, और ऑब्वियसली ये प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है। सपोज दैट दिस द ये है आपके पास लिपिड। ठीक, सपोज दैट इट्स अ लिपिड। अभी क्या बन चुका है, ऑब्वियसली अगेन ये एक सिस्टर्नी बन चुकी है, राइट। और इस सिस्टर्नी को हम नाम क्या देंगे, जब इसका स्टॉक बन जाएगा, बनते जा रहे नए नए इस तरह फॉर्मेशन होती चली जा रही है, तो आप देखिए क्या बन रहा है, व्हाट इज दैट, इस तरह एक स्टॉक लाइक ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है जी, इन दिस फॉर्म ये वाला बन चुका है, क्लियर। इस तरह ये सारा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे रहे हैं बोला, एग्जैक्टली दिस वन इज नोन एज गोल्जी ऑपरेटस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दैट गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस की जब हम बात करते हैं, तो अभी हमने बात की इट्स अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। तो देखिए ये क्या है, ये बात करते हैं जी इसके ऊपर। तो गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस, या इसको हम कहते हैं इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, राइट, इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम। अब गोल्जी ऑपरेटस आपने पढ़ा, ये क्या चीज़ है वाला, तो इसको डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज दैट, इसको हम बोलते हैं जी इट इज अ स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टैक ऑफ, ठीक है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, स्टैक। ठीक है, स्टैक ऑफ व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। और ये जो सैक्स है दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ठीक है, दीज आर फ्लैटेंड, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब देखिए जी इसके अंदर हम कह रहे हैं इट्स अ स्टैक, ये देखिए इकट्ठा हुआ पड़ा, ये क्या चीज है अभी, दैट इज नोन एज अ स्टैक। और किस चीज का स्टैक है, ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स को नाम देते हैं, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। यानी इस तरह देखिएगा, सपोज ये एक सैक है, सैक मीन थैली है। ठीक है, तो आप देखिए एक सैक है, इस तरह ये दूसरा, देन इस तरह ये तीसरा, फिर इस तरह ये फोर्थ वन। ठीक है, इस तरह ये क्या बन चुका है, ये पूरा एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, राइट। एंड दिस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं मतलब गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, एंड सपोज दैट ये पूरी एक सैक है। सैक कैसे, अगर आप देखें सपोज ये अंदर से होलो है, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसकी क्या करा रही है वाला, इट्स अ मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने कहा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है वाला, सैक है, और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो आप देखिए इस तरह हमारे पास ये गोल्जी ऑपरेटस कहला रहा है। ठीक हो कि बाजी। अब गोल्जी ऑपरेटस आपने पढ़ा, इसकी जो डिस्कवरी थी वो ऑब्वियसली जिस साइंटिस्ट के नेम से है उसी को नाम दिया जा रहा है, इट्स कॉल्ड एज कैमिलो गोल्जी। ठीक है जी, इट्स कॉल्ड एज, ठीक है जी, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो दिस सिंगल पार्ट, उसको हम नाम दे रहे हैं जी सिस्टर्नी का। ठीक है जी, सो द सिंगल पार्ट इज सिस्टर्नी। सो दिस सिंगल पार्ट इज नोन एज, इसको भी हम सिस्टर्नी का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, ये सिस्टर्नी है, और ये सिस्टर्नी का जब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज अ गोल्जी ऑपरेटस, इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्जी ऑपरेटस है इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है बोला, तो गौर से देखिए जरा फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो कैसे हुआ, सारे के सारे वेजिकल्स इकट्ठे हुए थे। सो फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ, ठीक है, वेजिकल्स। और अभी आपने एक चीज नोट की, ये वेजिकल कहां से निकल रहे हैं भला, फ्रॉम एससीआर। सो ऑब्वियसली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेजिकल्स, originated from
SER से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक होगी बात। तो आप देख रहे हैं SER से ये वेजिकल निकलते जा रहे हैं और सारे वेजिकल इकट्ठे होकर इस तरह सिस्टर्नी बना रहे होते हैं। सही है। और सिस्टर्नी जब सारा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, तो इसको नाम क्या देंगे बोला, गोल्जी अपरेटस। अब इसमें अगर आप इसकी सिस्टर्नी को देखें, ठीक है जी, सिस्टर्नी, तो याद रखिए इसकी दो फॉर्म्स होती हैं इस तरह करके, इन दिस फॉर्म, ऐसे करके अगर आप देखें तो दिस पार्ट इज दिस वन, ऐसे करके मौजूद है। अब अगर आप देखें ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आउटर कन्वेक्स फॉर्म, दिस इज आउटर कन्वेक्स फॉर्म इसको हम कहते हैं। और आपने पढ़ा कि आउटर कन्वेक्स जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। सही है। तो याद रखिए दिस वन इज ठीक है जी, फॉर्मिंग फेस है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, क्योंकि सारा कुछ फॉर्मेशन इधर से हो रहा है। ठीक है, यहीं से होता चला जा रहा है। दैट्स वी आर सेइंग इनर कन्वेक्स शेप, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस। ओके, फॉर्मिंग फेस को याद रखिएगा हम सिस फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस फॉर्म। सही है। इसको रिसीविंग फॉर्म भी हम कहते हैं। ठीक है, रिसीविंग फेस भी कहते हैं, रिसीविंग फॉर्म भी कहते हैं, राइट, रिसीविंग फॉर्म या रिसीविंग फेस, बिकॉज जितने भी वेजिकल्स हैं वो इसी ने ही रिसीव करने होते हैं। इज दैट ओके। अच्छा, यहां पर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा फेस है दैट इज अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सो द क्वेश्चन इज ओके, यहां पे देखिए क्वेश्चन एक बनेगा कि विच फेस ऑफ सिस्टर्नी is far away from nuclear membrane, is far away from nuclear membrane। जी, ऑप्शन ए है आपके पास, कौन सा आपके ख्याल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर है। ऑप्शन ए है जी आपके पास ट्रांसफेस, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी इज सिस फेस, दैट इज सिस फेस, और ऑप्शन सी है आपके पास, ऑप्शन सी इज प्रॉक्सिमल फेस, प्रॉक्सिमल फेस, या फिर डी है आपके पास, दिस इज रिसीविंग फेस। ठीक है जी, रिसीविंग फेस। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी सिस्टर्नल फेस है, विच फेस ऑफ द सिस्टर्नी फार अवे, दूर है किसी से बड़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यानी ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके करीब क्या है, ये है फॉर्मिंग फेस। ठीक है, करीब पड़ रहा है फॉर्मिंग फेस, और इससे दूर क्या है, मैच्योरिंग फेस। और आप देखिए मैच्योरिंग फेस को हमने क्या नाम दिया, मैच्योरिंग फेस को भी हमने कहा इनर कनकेव है, इसको डिस्टल फेस भी कहा, इसको ट्रांस फेस भी कहा। ठीक है, तो उसमें आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांस फेस। तो एग्जैक्टली द राइट आंसर विल बी ट्रांस फेस, क्योंकि ट्रांस फेस ही है, यानी कि मैच्योरिंग फेस यही है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर है, फार अवे। बाकी आप देखिए जो नाम है, सिस फेस, प्रॉक्सिमल फेस, रिसीविंग फेस, ये सारे के सारे किसके नेम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इस फॉर्मिंग फेस के। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा, अब इसके ज़रा फंक्शंस कुछ डिस्कस करते हैं, फंक्शंस के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ दिस वन। ठीक है जी, फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आपको बताया कि इसके पास क्या चीज़ आई भला, इसके पास आई है प्रोटीन्स। तो याद रखिए प्रोटीन को ये मॉडिफाई करेगा, तो इसका काम है, एक है काम इसका है जी मॉडिफिकेशन करना। ठीक है जी, मॉडिफिकेशन, और एक काम इसका है मॉडिफाई करने के बाद उसकी पैकिंग करना। ठीक है जी, पैकिंग, और पैकिंग के बाद ऑब्वियसली इस चीज़ को क्या कर देना भला, ट्रांसपोर्ट कर देगा। मॉडिफिकेशन, अब देखिए गौर से ज़रा, ये प्रोटीन इसके पास आई है और प्रोटीन को ये मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इसको यूँ समझिए एक दर्जी की तरह काम कर रहा है। दर्जी को जैसे हम एक सूट देते हैं, ठीक है, कपड़ा होता है जस्ट, तो वो उसकी ऐसे काट छांट करेगा कि आपका सूट जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं जी शर्ट सिलाई करेगा, तो ऐसे उसकी कटिंग करेगा कि आपकी शर्ट सिलाई हो जाएगी। अगर आप कहते हैं आपका कोट बनेगा, तो ऐसी ही उसकी कटिंग है, यानी मॉडिफिकेशन है कि उसे कोट बन जाएगा। उसी तरह इसके पास सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन आई है। अब ऑब्वियसली इसको मॉडिफाई करेगा, डिफरेंट इसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, वो इसको मॉडिफाई कर रहे थे। सपोज दैट ये देखिए मॉडिफाई हो रहा है, ये चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, ये देखिए आप, ये सारा कुछ क्या बन चुका है, सपोज दैट ये एंजाइम बन चुके हैं। तो आपने देखा सिर्फ इसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन आई थी, इसने इसको किस में चेंज कर दिया भला,
पूरी की पूरी मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। क्लियर? और यही मॉडिफाइड फॉर्म मीन कि वो एंजाइम बना सकता है या और जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है सेल को वो सिंथेसाइज करके देता है। तो हम देखिए इसको हम क्या कहते हैं, बोला दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। इज दैट ओके? तो आप देखें जी, ये हमारे पास केस है। अगर यहाँ पे ये देखिएगा ट्रांसपोर्ट किस साइड से होती है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच फेज इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट इन द, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द, ठीक है जी, सेल। आप ख्याल में कौन सा फेज है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर इन्वॉल्व है? तो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है जी आपके पास अगेन फॉर्मिंग फेज, ठीक है जी, फॉर्मिंग फेज। ऑप्शन बी है आपके पास मैच्योरिंग फेज। ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, सिस फेज, या फिर डी है आपके पास प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है जी, प्रॉक्सिमल फेज। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपके ख्याल में कौन सा फेज है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस चीज की, मटेरियल्स की, कहां से? ऑब्वियसली इनटू और आउट ऑफ द सेल, यानी यहां से इस सेल के अंदर भी इसको फेंक सकता है और ऑब्वियसली सेल के बाहर भी इसको फेंक सकता है। तो वो कौन सा फेज है? डेफिनेटली इट विल बी मैच्योरिंग फेज। और याद रखिएगा मैच्योरिंग फेज को हम शिपिंग फेज भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज, ठीक है जी, शिपिंग फेज, ठीक है जी, इसको शिपिंग फेज भी कहते हैं। इसको रिसीव करना, यानी यहां से चीजें रिसीव हो रही है और यहां से चीजें शिप हो रही है, आगे ट्रांसफर हो रही है। क्लियर? तो आपने कहा चीजों को मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन होगी। अब मॉडिफाई होने के बाद इसने क्या करना, बोला पैकिंग करना है। पैकिंग कैसे? अब ऑब्वियसली इसने बाहर निकलना है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह, सपोज ये मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन इसके अब यूं इस तरह आ जाएगी, दिस फॉर्म, ऐसे करके। और ये जो एंजाइम्स बने हैं या जो भी चीज़ बनी है, डेफिनेटली इट विल ट्रांसफर इनटू दिस वेजिकल्स। ठीक है कि बात भी? और ये जो वेजिकल है, नाउ इट्स कॉल्ड एज अ गोल्जी वेजिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोल्जी वेजिकल कहते हैं। और याद रखिए गोल्जी वेजिकल और गोल्जी अपरेटस, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हम इसको नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं, गोल्जी वेजिकल एंड गोल्जी अपरेटस। याद रखिएगा गोल्जी वेजिकल तब तक बोलते हैं जब तक ये अटैच्ड है, और जब यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ से हो सकता है रिलीज हो कि ये इस तरफ बाहर आ जाए। ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मौजूद है? दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम। सपोज अगर एंजाइम है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर इस तरह मौजूद हो जाते हैं, राइट। और ये क्या चीज़ बन के निकल रही है? याद रखिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है जी, प्राइमरी लाइसोसोम इसको कहते हैं। तो यही अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता कि प्राइमरी लाइसोसोम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो किस चीज से बन रहा है वाला? ऑब्वियसली इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या गोल्जी अपरेटस लिख लें, क्योंकि ये वेजिकल अब यहाँ से बाहर आ गया है, तो गोल्जी अपरेटस से ये चीज बन के सिंथेसाइज हो रही है। तो आपने देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक हो की बात भी? अच्छा, फंक्शन में हमने देखा मॉडिफिकेशन कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, और भी तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अदर मॉडिफिकेशन में देखिएगा क्या है। दूसरी जो मॉडिफिकेशन है उसमें प्रोटीन के अलावा ये और चीज़ों को भी ऐड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन में देखिएगा मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन में क्या कर रहा है? इसमें अगर सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट्स को मिला सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किससे मिला सकता है? प्रोटीन के साथ। तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली आपने देखा ये ग्लाइको प्रोटीन बना सकता है। ठीक हो की बात भी? और अगर तो सपोज कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है जी, और उसको मिला देगा जी लिपिड के साथ, तो क्या बन जाता है? वाला ऑब्वियसली ग्लाइको लिपिड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाता कि सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, आपको पता नहीं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है दिस वन और ऑब्वियसली दिस वन, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन बना रहा है? अगेन गोल्जी अपरेटस बना रहा है। ठीक हो कि बात जी? अब सवाल ये कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां से है? इसके पास तो सिर्फ क्या आ रहे थे बोला, ये प्रोटीन आ रही थी और ये लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर आई? तो अगर आपसे यही क्वेश्चन कर ले कि
सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स इन गोल्जी अपरेटस, इन गोल्जी, ठीक है, अपरेटस इज डैश। ये कहाँ से आए जी? ऑप्शन ए आपके पास RER से आए हैं, ऑप्शन बी आपके पास SER से आए हैं, सी आपके पास है जी साइटोप्लाज्म से आए हैं, या फिर डी है आपके पास सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस इटसेल्फ। जी, क्या इसका राइट आंसर आएगा? आपके ख्याल में कौन है जो उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा होता है? तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर है जी डेल्टा। कार्बोहाइड्रेट्स याद रखिए ये खुद सिंथेसाइज कर रहा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ों को मॉडिफिकेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से मिला दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ये भी मॉडिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट को लिपिड से मिला दिएगा तो ये ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में आ जाता है। सही होगी बात भी? तो आप देखिए इस तरह ये गोल्जी अपरेटस जो है ना ये वर्किंग कर रहा होता है। क्लियर? तो आपने देखा ये गोल्जी अपरेटस है, हमने इसकी डेफिनेशन की है, ठीक है। देन इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई वो हमने डिस्कस किया कि सारी वेजिकल इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इस सिस्टर्नी के हमने फेज देखे, फॉर्मिंग और मैच्योरिंग, इसके डिफरेंट नेम्स हमने अंडरस्टैंड किया है। फिर हमने इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया है। क्लियर? अब ये बना क्या रहा है? बोला बना रहा है, ये जो चीज़ बना रहा है वो ऑब्वियसली प्राइमरी लाइसोसोम है। क्लियर? अब इस सारे को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पे इसका लास्ट एक एमसीक्यूज देखते हैं, और वो लास्ट एमसीक्यूज क्या है? लास्ट एमसीक्यूज दैट, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए द मेजर कलेक्टिंग एंड डिस्पैच्ड यूनिट, ठीक है, डिस्पैच्ड, ठीक है, यूनिट ऑफ द, ठीक है जी, सेल इज डैश। मेजर कलेक्टिंग एंड डिस्पैच यूनिट ऑफ द सेल क्या है आपके पास? ऑप्शन ए ER, ऑप्शन बी आपके पास है जी गोल्जी अपरेटस, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास अगेन साइटोप्लाज्म, या फिर डी है आपके पास है जी न्यूक्लियस। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मेजर कलेक्टिंग, आप देखें ये सारी चीजें इसके अंदर आगे कलेक्ट हो रही है। डिस्पैच्ड, फिर उसको मॉडिफाई करके डिस्पैच कर देता है, ठीक है, ये सेल के अंदर या सेल के बाहर। डिस्पैच करना यानी इसको रिमूव कर देना, निकाल देना, ठीक है, आगे पहुंचा देना, इसको कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है भला? ऑब्वियसली इट विल बी गोल्जी अपरेटस। ठीक होगी बात जी? तो ये हमारे पास था गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोसोम्स। ओके ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स। ठीक है जी, लाइसोसोम्स को नाम दिया था। और जो लाइसो आपने पढ़ा हुआ है, द वर्ड लाइसो इज फॉर लाइसिस के लिए है, और ऑब्वियसली सोम का जो वर्ड है दैट मीन्स बॉडी। ठीक है, लाइसिस, लाइसिस ऑब्वियसली किसके लिए वर्ड होता है वाला? दैट इज फॉर ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी ऐसी बॉडी जो क्या करेगी बोला? ब्रेक डाउन करेगी, राइट। सो ऐसी बॉडी है जो ब्रेक डाउन करेगी। क्लियर? अब अगर आप इसमें देखें तो इसके लिए अदर नेम ज़रा देख लें, इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कौन सा है, ठीक है, तो ये लाइसोसोम है। इसको हम कहते हैं जी एटम बॉम्ब, और इज दैट एटम बॉम्ब ऑफ सेल। या अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, ये क्या है? ये भी लाइसोसोम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये भी इसी का नेम है। डिमोलिश स्क्वाड, ठीक है जी, डिमोलिश स्क्वाड ऑफ द सेल, डिमोलिश स्क्वाड ऑफ द सेल, ये भी इसी का नाम है। गार्बेज सेंटर ऑफ द सेल, गार्बेज, ठीक है जी, सेंटर ऑफ द सेल, ये भी क्या है? ये भी इसी का नाम है। डिस्पोजल यूनिट्स, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल, दिस इज आल्सो लाइसोसोम्स। ठीक है, तो याद रखिए इस नेम से आपको जो है ना वो एमसीक्यू आ सकता है। लाइक व्हाट इज द एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, डिमोलिश स्क्वाड, गार्बेज सेंटर और डिस्पोजल यूनिट्स। ठीक है, ये इसके नेम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले जरा डेफिनेशन देख लें हम जरा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, हम इसको कहते हैं ऐसा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सिंगल
ठीक है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है, विच कंटेन व्हाट, ऑब्वियसली विच कंटेन डिफरेंट इंजाइम्स, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स। यानी सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, ये इसकी सिंगल मेम्ब्रेन, और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे बोला, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, ये आपके एंजाइम्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है जी, ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स आपको नजर आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, इसको हम नाम दे रहे हैं जी लाइसोसोम का। पॉइंट क्लियर हो गया जी, इट्स कॉल्ड एज अ लाइसोसोम। तो अब देखिए ये जो चीज बनी थी ये क्या बोला, इट्स कॉल्ड, जो नई बन के आती है, अभी आपने देखा न्यूली सिंथेसाइज्ड है ये, तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ये क्वेश्चन किया जाए कि लाइसोसोमल कंटेंट्स, ठीक है जी, आर फर्स्ट, ठीक है जी, सिंथेसाइज्ड इन डैश, ऑप्शन ए है आपके पास है जी गोल्जी ऑपरेटस, सही, और ऑप्शन बी है आपके पास गोल्जी ऑपरेटस के बाद आपके पास है जी SER, या फिर सी है आपके पास RER, या फिर डी है आपके पास साइटोप्लाज्म। जी क्या इसका राइट आंसर बनेगा बोला, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अब देखिए और कीजिएगा, वर्ड यूज हो रहा है लाइसोसोमल कंटेंट्स, यानी लाइसोसोम के अंदर जो चीजें हैं, तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, और ये एंजाइम कहां से बने वाला, फ्रॉम द प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां से आई है, फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज RER। तो इसका मतलब ही हुआ कि लाइसोसोम के जो कंटेंट्स हैं वो कहां पर सिंथेसाइज होने वाला, RER के अंदर। इज दैट ओके। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड आर फॉर्म्ड, तो लाइसोसोम कहां से बन रहा है बोला, गोल्जी ऑपरेटर से बन रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो कहां से बन रहे हैं बोला, ऑब्वियसली वो RER से बन रहे होते हैं। इज दैट ओके। तो हमने देखा इस तरह ये मौजूद है, ओके जी। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि रिच सोर्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, लाइसोसोम्स इज डैश, ऑप्शन ए है आपके पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ऑप्शन बी है आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, प्लेटलेट्स, या फिर डी है आपके पास, सो डी इज, यू कैन से सिंपली ब्लड। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो याद रखिए कि रिच जो सोर्स ऑफ लाइसोसोम है उसको हम कह रहे हैं जी ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट मीन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसानोफिल्स, रिमेंबर। तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स को ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं वाला, व्हाई, ग्रेन्युलोसाइट्स को इसलिए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और कौन से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल, दानेदार ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन सेल्स के अंदर याद रखिएगा ढेर सारे रिच सोर्स ऑफ व्हाट, लाइसोसोम, ढेर सारे लाइसोसोम होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम देते हैं, ओके। तो ये रिच सोर्स होता है इसके अंदर। अब आपको पता है कि जो लाइसोसोम है इसका काम होता है डाइजेशन करना, राइट। कोई भी चीज अगर आती है बाहर से तो उसको इनगल्फ करता है। सपोज कीजिएगा ये आया जी, इसके अंदर ये है कोई भी फूड का पार्टिकल, आप ले लें कोई भी पार्टिकल ले लें, राइट, लाइक ये फूड का सपोज पार्टिकल ले लें, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आप ले लें, डाइजेस्ट करने के लिए होता है, राइट। अच्छा जैसे ही आपको पता है ये इसके अंदर आता है सेल के अंदर, तो सेल में ये एंटर कैसे होता है वाला, ऑब्वियसली ये एंटर होगा बाय मीन ऑफ, ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस की कौन सी फॉर्म है बोला, एग्जैक्टली इट्स कॉल्ड एज फैगो, ठीक है जी, साइटोसिस का नाम दे रहे हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगो आपको पता है फैगो मीन अ सॉलिड पार्टिकल की इनटेक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि लाइसोसोम्स आर रिच इन सेल्स, कौन से सेल है बोला, ऐसे सेल्स में याद रखिएगा ये ज्यादा होते हैं जिनके अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। और फैगोसिटिक एक्टिविटी किसके अंदर ज्यादा होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। और व्हाइट ब्लड सेल में कौन सी टाइप वाला, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है।
तो ये देखिए, ये फूड का पार्टिकल सपोज इसके अंदर आ गया है एंडोसाइटोसिस। आपने पढ़ा एंडोसाइटोसिस मीन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। अब देखिए ये अंदर की तरफ मूव कर रहा होता है, राइट, दिस तरह इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। तो ऑब्वियसली अब इसका क्या बनेगा, डेफिनेटली इसका जो बनेगा वो है वैक्यूल। तो आप देखिए इस तरह ये वैक्यूल बन रहा है, दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये कोई फूड का पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। अब ऑब्वियसली ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, नाउ इट विल अटैच टू दिस पार्ट, ठीक है। इस तरह ये इसके साथ ये ऐसे ये अटैच होते हैं, दिस वन, सही है। और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मौजूद है वाला एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सही। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसकी डिसॉल्व हो जाएगी, ये देखिएगा ये साथ डिसॉल्व हो गया, यहाँ से डिसॉल्व, और ये जो कोई भी चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल है ये इसके अंदर आ जाएगा, और उसके कोरेस्पॉन्डिंगली ये जो रेलिवेंट एंजाइम है ये ऑब्वियसली इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि लाइसोसोम्स, ठीक है जी, आर इन्वॉल्व्ड इन, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डैश, ऑप्शन ए है आपके पास, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली, इंट्रासेलुलर, ठीक है, डाइजेशन ओनली। ऑप्शन बी है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है जी, डाइजेशन ओनली, ठीक है जी। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास इंट्रासेलुलर एंड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास एनी टाइप ऑफ डाइजेशन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ, ये डाइजेशन कर सकता है, एनी टाइप ऑफ डाइजेशन। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट आंसर है जी इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी आप देखिए सेल के अंदर भी डाइजेशन कर सकता है और सेल के बाहर भी ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, डाइजेशन कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये एग है, सपोज ये एग ह्यूमन फीमेल का, राइट, और जब आपको स्पर्म इसके साथ आके अटैच्ड होता है, ठीक है जी, तो आपने पढ़ा स्पर्म के आगे इस तरह एक्रोसोम होता है, इन दिस वे एक्रोसोम, ठीक है, और इसके अंदर ढेर सारे लाइसोसोम होते हैं। तो ये लाइसोसोम यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि वो एग की मेम्ब्रेन को यहाँ से डिस्टर्ब होकर अंदर की तरफ चले जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही होती है, राइट। तो याद रखिए दोनों तरह की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो आपने देखा कि लाइसोसोम का काम बेसिकली फैगोसिटिक पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना होता है। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे दे वाले, ठीक है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं वाला, डेफिनेटली दिस वन इज कॉल्ड एज नाउ सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हम नाम देंगे, ठीक है जी, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम है। इज दैट क्लियर। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में याद रखिए दो चीज़ें हैं आपके पास, एक तो विसी ये प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम है, और अभी इसकी डाइजेशन का प्रोसेस ये स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो हम देखिए ये प्राइमरी लाइसोसोम है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा कि कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर एंटर नहीं हो रहा, सपोज करें आपने कुछ नहीं खाया या आपकी बॉडी में कोई एंटर नहीं हुआ कुछ भी, राइट, लाइक सपोज आपने रोज़ा रखा हुआ है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो सेल में कोई चीज़ एंटर नहीं हुई, ठीक है। तो जब सेल में कोई चीज़ एंटर नहीं हुई तो आपको आइडिया है कि ये जो लाइसोसोम है ये अपने ही ओल्ड पार्टिकल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसको आप नाम क्या देते हैं बोला, ऑटोफैगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो, ठीक है जी, फैगी का नाम। सो व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटोफैगी मीन्स ऑब्वियसली ईटिंग इटसेल्फ, राइट, ईटिंग पार्ट्स ऑफ, ईटिंग, ठीक है, पार्ट्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है जी, ऑफ इट्स ऑन सेल्स, राइट, इट्स ऑन सेल, अपने ही सेल के पार्टिकल्स को ये खाना शुरू कर देता है। सही होगी बात जी। और जब अपने ही सेल के पार्टिकल्स को ये इनगल्फ करेगा तो उसको नाम देंगे ऑटोफैगी। सपोज कीजिएगा आपके पास ये है जी ओल्ड लाइसोसोम पड़े हुए हैं, राइट, दिस इज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्वियसली ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है जी बात। अच्छा, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, अब ये अगर इसके साथ जाके फ्यूज होता है, दिस वन, ठीक है जी, इस तरह, तो ये आके इस तरह ये अटैच हो गया, दिस वन, ठीक। और ऑब्वियसली इसके अंदर भी आपने पढ़ा क्या मौजूद है, डेफिनेटली एंजाइम्स है,
ठीक है जी, दिस वन एंजाइम्स। तो ये इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ बनी है, अब इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम। ठीक है, ठीक है जी, फैगोसोम्स का नाम देते हैं। और याद रखिएगा यही ऑटोफैगोसोम, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए ये क्या है, ऑटोफैगोसोम इज अ प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ऑब्वियसली ऑटोफैगोसोम इज ठीक है जी सेकेंडरी लाइसोसोम हम इसको कहते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम के तौर पे वर्क कर रहा होता है। तो पार्ट्स ऑफ इट्स ओन, आपने देखा अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। और ये जो चीज बनी है उसका नाम क्या है, ऑटोफैगोसोम्स। एंड दिस ऑटोफैगोसोम्स विल एक्ट एज सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है जी बात। तो इस तरह याद रखिए ये लाइसोसोम जो है ना वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अच्छा सपोज कीजिएगा ये कोई फूड का पार्टिकल है, इसमें आपने पढ़ा जी कंजेनिटल डिजीजेज एक हो सकती है कंडीशन। ठीक है, कंजेनिटल डिजीजेज और यू कैन से कंजेनिटल डिजीजेज, या इसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेज। ठीक है जी, स्टोरेज डिजीजेज का नाम भी देते हैं। और कंजेनिटल डिजीजेज और स्टोरेज डिजीजेज जो है ये क्या होता है, कंजेनिटल आपको होता है पैदाइशी को कहते हैं। ठीक है, पैदाइशी बाय बर्थ। और स्टोरेज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बॉडी में स्टोर होती चली जाती है जो भी फूड का पार्टिकल, अगर उसकी डाइजेशन नहीं होती तो। फॉर एग्जाम्पल ये जो फूड का पार्टिकल है, सपोज हमारे पास ये है जी, इसको आप कंसीडर कर लें कि ये है आपके पास, सपोज एग्जाम्पल ले लेते जी ग्लाइकोजन की। ठीक है, या इसको सपोज कर ले जी ये आपके पास है लिपिड्स की, सपोज कर लें। वैसे तो ऑब्वियसली कुछ भी आपके इनटेक हो सकता है। अच्छा ग्लाइकोजन अगर है तो ऑब्वियसली अगर ये फूड जो है ये ग्लाइकोजन, सपोज करिए ग्लाइकोजन है और ये एंटर हुआ, ऑब्वियसली ग्लाइकोजन फिर ये लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा। तो ग्लाइकोजन के अकॉर्डिंगली जो एंजाइम है इसके अंदर मौजूद वो ये एंजाइम इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसकी डाइजेशन हो जाएगी किसकी मदद से, तो ऑब्वियसली एंजाइम की मदद से, ग्लूकोसिडेज, राइट, ग्लूकोसिडेज ये एंजाइम है जी, ग्लूकोसिडेज। ठीक है, और जो ग्लूकोसिडेज है ये अगर इसको डाइजेस्ट कर देता है तो ऑब्वियसली इसकी नॉर्मली ब्रेकडाउन हो जाती है। यानी ग्लाइकोजन नॉर्मली टूट कर क्या बना देगा भला, डेफिनेटली वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं आपको। और अगर लिपिड है तो डेफिनेटली बात है जी इसको कौन तोड़ेगा आके, दैट इज लाइपेज। नहीं जी ये लाइपेज है, तो लाइपेज इस लिपिड की करेगा ब्रेकडाउन। नहीं जी इसकी भी क्या होगा भला, ब्रेकडाउन। यानी ऑब्वियसली लिपिड भी अपने यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहा था। लेकिन इन केस ऑफ कंजेनिटल डिजीजेज और स्टोरेज डिजीजेज क्या होगा, अगर पैदाइशी डिजीज है तो कंजेनिटल कैसे होगा भला, अगर सपोज आपने पढ़ा जी डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन। और आपको पता है प्रोटीन में हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। अगर सपोज इस डीएनए में म्यूटेशन आती है, ठीक है, व्हाट इज दैट, म्यूटेशन अगर इस डीएनए में आती है तो वो म्यूटेशन कहां ट्रांसफर होगी भला, आरएनए के अंदर, और आरएनए से कहां चली जाएगी, प्रोटीन में। तो ऑब्वियसली ये जो एंजाइम बना है ये म्यूटेंट होगा। और आपको पता है कि जो म्यूटेंट एंजाइम होता है वो फंक्शन नहीं करता। ठीक है, अगर सपोज ये म्यूटेंट एंजाइम है तो ये ब्रेकडाउन इसकी नहीं करेगा, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर ये म्यूटेंट है तो ये इसकी ब्रेकडाउन भी नहीं होनी। और जब ये नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि ये लिपिड और ये ग्लाइकोजन बॉडी में जमा होते रहेंगे। ठीक हो गया बात जी। और जब ये जमा होते रहेंगे तो इसलिए इसको कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। समझ आ गई बात की जी। तो इस तरह आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है कि ग्लाइकोजन की जो डिजीज है इसको नाम क्या देते हैं भला, अगर ये स्टोर होता है तो आपको इसकी डिजीजेस को बोलते हैं। नंबर 1 फर्स्ट वन, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है जी, टाइप 2 डिजीज, जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हुई। ठीक है, और दूसरी जो डिजीज है उसको आपको पता है क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज अ ठीक है जी, सैचीज डिजीज।
और टेस एचिस डिजीज़ में क्या होता है भला, ऑब्वियसली ये लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती है, ये जो लिपिड है इसकी ब्रेकडाउन आपने देखा जिसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई, राइट, इसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? म्यूटेड एंजाइम है या एंजाइम ही एब्सेंट है। और ग्लाइकोजिनेसिस इसमें क्या हो रहा है भला कि जो ग्लाइकोजन है, ठीक है जी, उसकी नॉर्मली ब्रेकडाउन होनी थी और क्यों नहीं हुई? क्योंकि एंजाइम ही नहीं है या म्यूटेंट एंजाइम है। तो याद रखिए अगर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होती तो ये ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, सही होगी बात जी। और अगर ये डिजीज है तो आप देखिए इसमें ग्लाइकोजन आपके मसल और लीवर में जमा होता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्टोरेज डिजीज। और अगर इसी तरह लिपिड है, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती तो ये भी बॉडी में जमा होता चला जाएगा, राइट। तो आपने देखा जी ये हमारे पास था लाइसोसोम, सही है। अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है, ER को डिस्कस किया है। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.